अपने आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन जो अपन आप ऐसे समझिए कि अपन कोई भी हार्ड डिस्क अटैच करते हैं अपने सिस्टम पे, जैसे कि अपने लिनक्स पे अभी हार्ड अटैच करके देखेंगे। तो उस हार्ड डिस्क के अपन पार्टीशन बना सकते हैं, जैसे कि अपन ने मान लीजिए उसके पार्टीशन 3 4 पार्टीशन बना लिए, तो उससे क्या होगा कि हर पार्टीशन अपना अलग बिहेव करेगा, मतलब वो एज सेपरेट हार्ड डिस्क यूज कर, अपन उसको एज सेपरेट हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि अपन एक ड्राइव के एक स्पेसिफाइड साइज के अपन अपन उसके ब्लॉक्स बना देते हैं, जिससे इसको एक वन और मोर डिजिट में डिवाइड करते हैं, जिससे वो हर पार्टीशन अपना अलग अलग यूज कर सकते हैं, जिससे अपन तो उसके लिए आपको ये जैसे कि पता है कि अपने सिस्टम पे स्टोरेज अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक अपनी प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक अपनी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो आपको जैसे पता है कि प्राइमरी स्टोरेज में अपने क्या आता है, अपने रैम आती है, ये रैम सब अपनी अपनी प्राइमरी स्टोरेज में आती है। और सेकेंडरी स्टोरेज में अपने क्या आता है, हार्ड डिस्क, जिस पे अपने अपने डेटा रखते हैं। तो अपन अपन जो पार्टीशन है वो अपने हार्ड डिस्क पे अपन पार्टीशन बनाते बनाते हैं। पार्टीशन एक वर्चुअल मेमोरी की तरह बिहेव भी करता है। और ये जो पार्टीशन है वो डिस्क की साइज, हार्ड डिस्क की साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 GB की हार्ड डिस्क अटैच करी हुई है, तो अब उस हार्ड डिस्क के साइज के हिसाब से वो पार्टीशन नहीं बताएगा कि आप इस हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन बना सकते हैं। वो पूरा जो जो इसका साइज है वो पार्टीशन टेबल होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी अपन पार्टीशन टेबल के बारे में डिटेल में समझेंगे सब। तो पहले पार्टीशन की कुछ और बातें जानते हैं कि उसमें और क्या क्या होता है, तो किस किस के यूज में पार्टीशन आता है। तो जैसे कि आपको मान लीजिए आपके सिस्टम पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि आपको लिनक्स में चलाना है और विंडोज में चलाना है, तो आपको उसको मेमोरी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो उस मेमोरी प्रोवाइड कराने के लिए अपन अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन बना देते हैं, जिसके थ्रू अपन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पार्टीशन जो है वो एक सेपरेट वर्क करता है। उसका जो मेन जो हार्ड डिस्क है उससे फिर उसका कोई लिंक नहीं होता, वो अपना एज ए सेपरेट हार्ड डिस्क वर्क करता है। तो जो पार्टीशन है वो जैसे कि मैंने बताया कि हार्ड डिस्क के साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो पार्टीशन टेबल पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पार्टीशन टेबल क्या होती है? तो पार्टीशन टेबल जो है वो है ना, अपने हार्ड डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करती है कि आपने कितने जीबी की हार्ड डिस्क अटैच करी है, कब करी है, उसके उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। और जो ये होती है वो अपने हार्ड डिस्क के अंदर ही प्रेजेंट होती है। जो भी इसको साइज चाहिए होता है, जिससे मेमोरी रिक्वायर्ड करती है, वो अपने हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर करती है। तो जो पार्टीशन टेबल है वो दो टाइप की होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है एमबीआर एंड जीपीटी। जो एमबीआर है वो होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये पार्टीशन टेबल है जिसके अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। और सेकंड है जीपीटी, इसकी फुल फॉर्म है गाइड पार्टीशन टेबल। इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अपन दोनों पार्टीशन टेबल के थ्रू अपने अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए पहले आप अपन एमबीआर जो मास्टर बूट रिकॉर्ड पार्टीशन टेबल है उसके बारे में जानते हैं। तो जो एमबीआर पार्टीशन टेबल है, इसमें जो पार्टीशन है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और प्राइमरी एंड लॉजिकल। तो इसकी प्रॉपर्टीज है कि मैक्सिमम 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकता है, जो जिसमें से 3 प्राइमरी पार्टीशन होंगे और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन होगा। जब भी अपन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो जहाँ जहाँ के स्टोर होता है वो अपने प्राइमरी पार्टीशन में जाकर ही स्टोर होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये एमबीआर पार्टीशन स्कीम है, इसमें अपने ब्लॉक डायग्राम में 3 पार्टीशन बन रहे हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। तो ये अपने तीनों प्राइमरी पार्टीशन है। एंड जो पार्टीशन 4 है वो अपना एक्सटेंडेड पार्टीशन है, जिसको अपन एज एक्सटेंडेड पार्टीशन को अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अपना जो एक्सटर्नल पार्टीशन होता है, ये फर्दर 60 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड होता है। ये जो एक्सटर्नल पार्टीशन होता है वो एज ए कंटेनर बिहेव करता है, जिसको अपन 60 लॉजिकल पार्टीशन में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और फिर उसके थ्रू अपन अपने डिस्क के पार्टीशन बना सकते हैं। एमबीआर पार्टीशन स्कीम में केवल एक ही एक्सटर्नल पार्टीशन होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। जो पार्टीशन टेबल साइज होती है एमबीआर की वो 64 बाइट होती है, मतलब मेमोरी में ये 64 बाइट साइज स्टोर करता है।
इसकी लिमिटेशंस भी क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम 4 पार्टीशन ही बना सकता है, जिसमें 3 प्राइमरी पार्टीशन है एंड 1 एक्सटर्नल पार्टीशन है, जिसको अपन फर्दर 60 लॉजिकल पार्टीशन डिवाइड करते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि 4 पार्टीशन से ज्यादा नहीं बना सकता। एंड सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी कि जो मैक्सिमम जो इसकी हार्ड डिस्क है, जो वो अपन 2 टीबी की यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर अपन हार्ड डिस्क देंगे तो उसके पार्टीशन ये नहीं बनाएगा। तो ये एक तरह से इसके ड्रॉबैक में आ सकता है। तो एक बार इन 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड 1 एक्सटर्नल पार्टीशन को समझते हैं। तो मान लीजिए आपको अपने डिस्क के 6 पार्टीशन बनाने हैं, तो आप उसके लिए आपका आपका वे क्या है कि आप थ्री प्राइमरी पार्टीशन बनाए और फिर एक एक्सटर्नल पार्टीशन बनाए। जो जैसे कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल पार्टीशन जो है वो एक कंटेनर की तरह बिहेव करेगा, तो आप उस एक एक्सटर्नल पार्टीशन को फर्दर 3 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपके 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड 3 लॉजिकल पार्टीशन बनके आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 6 पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी। एक हार्ड डिस्क के 6 पार्टीशन बनाने का एक वे तो ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सटेंडेड पार्टीशन 60 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड हो सकता है। तो आपको 6 पार्टीशन बनाने के लिए आप एक वे ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक प्राइमरी पार्टीशन बना दिया और देन आपने एक्सटर्नल पार्टीशन बना के उसको 5 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से भी आप 6 पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये अपने प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्सटर्नल पार्टीशन होते हैं एमबीआर स्कीम में। देन द सेकंड जो पार्टीशन टेबल है वो है जीपीटी, दैट इज गाइडेड पार्टीशन टेबल। तो जो अपने एमबीआर के ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। जैसे कि इसमें आप 4 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे कि एमबीआर में लिमिट थी कि आप केवल 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, तो आप इसमें 4 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। और इसमें केवल प्राइमरी पार्टीशन ही बनते हैं, इसमें एक्सटेंडेड पार्टीशन का कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाइए फिर उसको लॉजिकल में डिवाइड करिए, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। इसमें केवल आप प्राइमरी पार्टीशन ही बनाते हैं और मैक्सिमम आप 128 पार्टीशन बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है एमबीआई के कंपैरिजन। जैसे उसमें आके 4 ही बना सकते थे, इसमें आप 128 पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये अपने पार्टीशन टेबल की टाइप्स हुए कि अपन पार्टीशन कैसे किस टाइप से बना सकते हैं। तो अभी अपन अपने प्रैक्टिकल में एमबीआई पार्टीशन स्कीम यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक मोस्ट कंपनीज एंड इंडस्ट्री एमबीआई के थ्रू ही अपना पार्टीशन बनाती है और फिर उसको फर्दर यूज करती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट पे आना है। और जैसे कि मैंने अपना इंस्टेंस रन करके रखा हुआ है, तो अपन अब सबसे पहले इसमें अपनी हार्ड डिस्क अटैच करेंगे कि अपन उस हार्ड डिस्क को अटैच करके ही उसके पार्टीशन बनाएंगे। तो अपन को आपने आई होप आपने अपना इंस्टेंस लॉगिन करके रखा हुआ है, तो अपन अभी अब इसमें अपनी हार्ड डिस्क अटैच करेंगे। इसमें अभी तक आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। सो गाइज आप स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको आपका इंटरफेस दिख रहा है कि मैंने अपना अपना इंस्टेंस रन करके रखा हुआ है। तो आपको हार्ड डिस्क अटैच करने के लिए आपको ये साइड में आना है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रही वॉल्यूम्स का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए ये वॉल्यूम्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जाके वॉल्यूम्स पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें एक वॉल्यूम पहले से अटैच हुई है, जिसका साइज 10 GB है और वॉल्यूम टाइप GP2 है और इन यूज है। तो मतलब ये अभी तक आपने जैसे कि कोई वॉल्यूम अटैच नहीं करी हुई, तो ये बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम है जो अपने रूट यूजर की है, जो रूट यूजर को अवेलेबल है। तो अपन को इस वॉल्यूम से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो आपका इंस्टेंस खराब हो सकता है, इसमें बाद में रन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस अपन अपनी वॉल्यूम ऐड करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर क्रिएट वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। ये अपन ने क्लिक करा तो अब इसमें ये जनरेट वॉल्यूम टाइप बता रहा है, एसएसडी टाइप है, आपको साइज पूछ रहा है। तो जैसे कि AWS है वो आपको 1 मंथ के लिए 30 GB फ्री प्रोवाइड करता है। अगर आप 30 GB से ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आपके चार्जेस आने लग जाएंगे। तो अपन जैसे सीखने के पर्पज से मान लीजिए मैं 10 GB एक बार अपने वॉल्यूम 10 GB की अपने हार्ड डिस्क अटैच कर लेता हूँ। अब इसमें ये अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है कि आपका जोन कौन सा है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जोन वही होना चाहिए जो आपका इंस्टेंस का जोन है, जिसमें जिस इंस्टेंस पे जिस जोन पे आपका इंस्टेंस रन हो रहा है। तो एक बार अपन अपना इंस्टेंस वापस ओपन करके देखते हैं कि अपना कौन सा जोन है। तो मैं वापस EC2 पे गया, रनिंग इंस्टेंस। तो अपन जैसे आपको यहाँ दिख रहा है अपना जोन है AP साउथ 1B। तो अपने जो अपन वॉल्यूम ऐड करेंगे उसका जोन भी अपना सेम ही होना चाहिए। तो अपन वापस वॉल्यूम पे जाते हैं और देन क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। देन अपना साइज वापस 10 GB देते हैं अपने एक बार। देन अवेलेबिलिटी जोन, जैसे कि अपना जोन AP साउथ 1B था, तो अपन उस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल क्रिएट वॉल्यूम पे एंटर कर देना है। तो देखिए जैसे कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपकी वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो ये देखिए आपकी यहाँ वॉल्यूम आ चुकी है या अभी अवेलेबल है, मतलब ये अपनी अभी अपने इंस्टेंस पे अभी इसको अटैच हमने नहीं किया हुआ, केवल यहाँ पे अपन ने क्रिएट करी है। तो जैसे कि पहले अपन इसको नाम दे देते हैं एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको बूट कैम्प नाम दे देता हूँ। तो भाई मैंने इसको नाम दे दिया है। अब आपको इस हार्ड डिस्क को अपने इंस्टेंस पे अटैच करना है, जिससे कि ये उस पर आप इसको फर्दर यूज कर सके। तो जैसे जैसे कि मैंने इस पर राइट क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए आप अटैच वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सिंपली अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये इंस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको सिंपल अपना कर्सर यहाँ लेके जाना और क्लिक करना है। तो ये अपने आप अपन बता देगा कि आपका अभी कौन सा इंस्टेंस रनिंग हो है। तो ये उसकी आईडी देके अपने आप ऑप्शन दिखा देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन ये सारी डिटेल्स अपने आप ले लेगा। यहाँ देखिए आपके डिवाइस का नाम आ रहा है /dev/sdf, मतलब आपकी जो नई हार्ड डिस्क आएगी वो इस नाम से आएगी। देन सिंपली अटैच पे क्लिक कर देना है। जैसे कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ये हार्ड डिस्क अपने इंस्टेंस पर अटैच हो रही है। तो गाइस ये सिंपल वे था अपने किसी भी वॉल्यूम को अपने इंस्टेंस पे ऐड करने के लिए। जो मेरे साथ के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो अभी करके देख सकते हैं कि आप ये वॉल्यूम ऐड कैसे करनी है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो गाइस जैसे कि प्रोसेस स्टॉप हो गया है, अपनी जो वॉल्यूम है वो अपने इंस्टेंस पे ऐड हो चुकी है। अब मैं पावर शेयर के थ्रू अपने इंस्टेंस को अपन एक्सेस करूंगा। जैसे कि मैंने पावर शेयर ऐसे खोल के रखा हुआ है। तो इसमें SSH कमांड के थ्रू, जैसे कि मैं विंडोज 10 यूजर हूँ, तो मैं SSH कमांड के थ्रू अपना इंस्टेंस स्टार्ट कर सकता हूँ और आप पुट्टी के थ्रू भी अपना इंस्टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं EC2 यूजर पे आ गया हूँ। और वैसे जैसे कि आपको पता है कि सारी लिनक्स में सारी प्रायोरिटी परमिशन के बस रूट यूजर के पास होती है। तो अपन को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए अपन रूट यूजर पे पहले शिफ्ट हो जाएंगे। अपन जैसे कि रूट यूजर पे शिफ्ट हो गए, तो अब अपन को देखना है कि अपने अपने इंस्टेंस पे सिस्टम पे कौन कौन सी हार्ड डिस्क अटैच हुई है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है LSBLK। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस, मतलब जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने सिस्टम पे अटैच हुई है या फिर जो रूट को प्रोवाइड हुई है, वो इस कमांड की हेल्प से वो सारी उसकी लिस्ट अपने पास आ जाएगी। तो मैं एंटर करता हूँ। तो गाइस देखिए कि अपने पास ये टेबल बन के आ गई है। इसमें सबसे फर्स्ट कॉलम है नेम। तो ये जो XVDF है, ये अपनी हार्ड डिस्क का नेम है कि अपने हार्ड डिस्क का नेम क्या है। तो फर्स्ट कॉलम नेम का है। देन ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। और फिर इसका साइज कि ये कितनी, इसका साइज क्या है। तो जैसे कि XVDA है, ये अपनी रूट यूजर की हार्ड डिस्क है। जैसे कि अपन ने अभी इंस्टेंट जब हार्ड डिस्क अटैच कर रहे थे, जब अपन ने देखा था कि एक हार्ड डिस्क पहले से अटैच हुई थी, तो वो यही हार्ड डिस्क है XVDA जो 10 GB की है, जो अपने रूट यूजर को प्रोवाइड हुई है। और इसका टाइप बताया हुआ है कि ये किस टाइप की है, तो ये डिस्क टाइप की है। और ये लास्ट कॉलम है माउंट पॉइंट की। ये माउंट पॉइंट अभी अपन सीखेंगे कि अपन को जब हार्ड अटैच करते हैं तो अपन को उसको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे माउंट करना पड़ता है, जिससे अपन उसको फर्दर यूज कर सकते हैं।
तो गाइस देखिए, जैसे कि XVDA है, तो ये इसके ये दो पार्ट में डिवाइड हुई हुई है, XVDA 1 एंड XVDA 2। तो ये क्या है, ये इसके पार्टीशन ही है जो अपन अभी जो अपने हार्ड डिस्क अटैच करी है अपन उसके बनाएंगे। तो जैसे कि आप जैसे XVDA 1 है, तो ये इसके आगे टाइप देखिए, आप पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट मतलब पार्टीशन का फुल शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है पार्ट, ये एक पार्टीशन है। और XVDA 2 ये भी पार्टीशन है इसका। और इसका साइज देखिए 10 GB इसका टोटल साइज था, और XVDA 1 में 1 M है, और XVDA 2 में 10 GB है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये टोटल तो 10 GB था, लेकिन ये XVDA 1 में 1 MB है और XVDA 2 में 10 GB है, तो ये 10 GB से ज्यादा हो गया। लेकिन गाइज लिखने की फॉर्म में ये ऐसे ही आता है 1 M, क्योंकि जो XVDA 2 है 10 GB है, वो भी कंप्लीट 10 GB नहीं है। उसकी कुछ कुछ स्पेस जैसे कि पार्टीशन टेबल में वेस्ट हो जाती है, और कुछ फर्दर बैकग्राउंड प्रोसेस चलते होते हैं उनमें यूज आ जाती है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अपने XVDA 2 है, वो देखिए उसका माउंट पॉइंट के आगे स्लैश बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी XVDA 2 जो पार्टीशन है वो अपनी स्लैश डायरेक्टरी के अंदर माउंट हुई हुई है। तो ये सब बाय डिफॉल्ट हुआ होता है, इसमें अपन को कुछ चेंज वेंज नहीं करना होता है। अगर अपन रूट यूजर की हार्ड डिस्क या उसकी वॉल्यूम से कुछ करेंगे, तो अपने फिर आप इंस्टेंस चलाने में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि अपन ने XVDF हार्ड डिस्क अटैच करी है, तो जैसे कि मैंने 10 GB की अटैच करी थी, तो उसका साइज 10 GB अपने आप लिखा हुआ आ गया। और उसका टाइप क्या है, डिस्क, क्योंकि अभी तक अपन ने इसमें कोई पार्टीशन नहीं बनाया है, तो इसका टाइप है डिस्क। तो अब अपन सीखेंगे कि अपन कैसे अपन हार्ड डिस्क बना के उसको उसके पार्टीशन बना सकते हैं। तो अपन ने हार्ड डिस्क अटैच करना सीख लिया है, अपन AWS के थ्रू हार्ड डिस्क कैसे अटैच कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप कितनी भी हार्ड अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें मैक्सिमम साइज, टोटल साइज है वो 30 GB को क्रॉस ना करे, क्योंकि जैसे 30 GB को क्रॉस कर देगा, आपके बिलिंग अकाउंट में आपके चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज अपन अब इसके पार्टीशन बनाते हैं। तो पार्टीशन बनाने की सिंपल कमांड है FDISK। इस कमांड के थ्रू आप किसी भी डिस्क के पार्टीशन बना सकते हैं। तो अब इसका सिंटेक्स क्या है, आपको सिंपल fdisk कमांड लिखनी है, देन उसके आगे स्पेस दे के आपको अपनी हार्ड डिस्क का नाम देना है कि आपको किस हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने हैं। तो सिंपल आपको मैं एक चीज बता दूं कि अपनी जो भी हार्ड डिस्क होती है, वो अपने स्लैश डेव डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। स्लैश डेव में प्रेजेंट होती है। डेव क्या है, डेव डिवाइसेस का शॉर्ट फॉर्म है, कि इसके अंदर जो भी अपने डिवाइसेस है वो अपन को दिखा देगा। तो मैं एक बार आपको यहाँ जाके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्लैश डेव में आ चुका हूँ, तो मैं LS करूंगा, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस अटैच है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें खूब सारी डिवाइसेस अटैच हुई हुई है, तो ये सब बाय डिफॉल्ट होती है। और जैसे कि अपन ने अभी कौन सी ऐड करी है, XVDF ऐड करी है। तो वो देखिए आप, ये लास्ट में XVDF का नाम आ गया है, और ये येलो कलर से मार्क हुआ हुआ है, इसका मतलब ये अपन ने ऐड करी है। और जो XVDA और XVDA 1 है, ये अपने रूट यूजर की है। तो ये चारों डिवाइस यहाँ पे शो हो रही है। तो अपन को अभी पार्टीशन जो है वो XVDF हार्ड डिस्क बनाने हैं, जो अपन ने खुद से अपने 10 GB की AWS के थ्रू अटैच करी है। ओके गाइस, तो अपन अब इसके पार्टीशन बनाते हैं। तो मैं स्लैश डेव से बाहर आ जाता हूँ। तो मैं अभी अपने रूट यूजर पे आ चुका हूँ। सो गाइस, अब अपन पार्टीशन बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको पार्टीशन बनाने के लिए fdisk कमांड होती है, जो fdisk कमांड के थ्रू पार्टीशन बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, fdisk स्लैश आपकी जो हार्ड डिस्क आपको पार्टीशन बनाना है। तो जैसे कि अपने हार्ड डिस्क का नाम दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे दिख रहा है लास्ट में जो आ रहा है XVDF है, तो अपन इसका पार्टीशन बनाते हैं। तो अपन सिंपल कराएंगे fdisk देन स्लैश डेव एंड स्लैश अपनी डिस्क का नाम, तो वो जो है XVDF। अपन सिंपल ये कमांड चलाएंगे। भाई जैसे कि अपनी कमांड चलाई, तो अब अपन इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कमांड डालनी है जिसके थ्रू आप अपने अपने पार्टीशन बना सके। जैसे कि अभी अपन को पता नहीं है कि अपन पार्टीशन बनाने के लिए अपन क्या एंटर करना है, तो अपन सिंपल इसमें लिखा है कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप M टाइप कर सकते हैं। तो एक मैं M टाइप करता हूँ। तो जैसे कि मैंने M टाइप किया, तो यहाँ पे सारे कीज आ
गए कि जिस किस से क्या होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है डी 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 से अपन पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, और एन से अपन न्यू पार्टीशन ऐड कर सकते हैं, और पी से अपन पार्टीशन टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी अपन को सिंपल एन कमांड से मतलब है कि अपन को न्यू पार्टीशन ऐड करना है, तो अपन सिंपल एन टाइप करेंगे। तो मैं एन टाइप करता हूं। तो गाइस देखिए एन टाइप किया तो प्राइमरी पार्टीशन टाइप बता रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको, पी जो है वो प्राइमरी को डिनोट करेगा, और जो ई जो है वो एक्सटेंडेड को डिनोट करेगा। और एक्सटेंडेड की ब्रैकेट जैसे कि लिखा हुआ है कंटेनर फॉर लॉजिकल पार्टीशन, तो अपन जो है एक्सटेंडेड को 60 लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्राइमरी में 0 प्राइमरी है एंड 0 एक्सटेंडेड है, मतलब अभी तक अपन ने कोई भी पार्टीशन नहीं बनाया, और जो ऑल 4 पार्टीशन है सबके सब पार्टीशन फ्री बैठे हैं। जैसे कि अपन 4 पार्टीशन मैक्सिमम बना सकते हैं, तो इसमें 4 फ्री दिखा रहा है। तो आइए अपन फर्स्ट पार्टीशन बनाते हैं। तो अपन को प्राइमरी पार्टीशन बनाने के लिए पी टाइप करना है, तो अपन पी टाइप कर सकते हैं, या फिर ये वैसे भी इसमें दिखा रहा है कि डिफॉल्ट पी, मतलब अपन अगर पी टाइप नहीं करेंगे और सिंपल एंटर भी करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पार्टीशन ही बनाएगा। तो अभी मैं पी टाइप कर देता हूँ एक बार। तो गाइस देखिए जैसे कि मैंने पी टाइप करके एंटर करा, तो पार्टीशन नंबर बता रहा है कि 1 to 4 में से आपको 4 पार्टीशन अपन बनाएंगे, वो आपको पता ही है। तो 1 to 4 में से आपको पार्टीशन नंबर क्या देना है वो अपन से मांग रहा है, और अपन अगर कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो पार्टीशन नंबर 1 ही देख लेगा। तो अपन सिंपल एंटर कर देते हैं। तो आपने सिंपल एंटर किया। अब फर्स्ट सेक्टर पूछ रहा है, मतलब आपने पार्टीशन जो बनाएगी जिस साइज का बनाना है तो उसका स्टार्टिंग साइज क्या होगा। तो इसमें अपन को कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने आप ही ले लेगा। तो मैंने फर्स्ट सेक्टर में एंटर कर दिया। देन आपको लास्ट सेक्टर में यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि आपको फर्स्ट सेक्टर की साइज कितनी रखनी है। तो इसमें सिंपल सिंटेक्स बताया हुआ है आपको कैसे लिखना है। प्लस प्लस साइज प्लस जो साइज आपको जितनी चाहिए वो लिख के उसकी यूनिट लिखनी है। यहाँ पे के आपको केबी डिनोट कर रहा है, एम एमबी डिनोट कर रहा है, जी जीबी डिनोट कर रहा है। इस तरह से ये साइज अपने जो डिस्क है उसके साइज की यूनिट्स है। तो मान लीजिए अपने 10 जीबी का हार्ड डिस्क अटैच करी है, तो मुझे 2 जीबी का पार्टीशन बनाना है पहला। तो मैं सिंपल 2 देन कैपिटल जी ये लिख दूंगा, तो अपने जो फर्स्ट पार्टीशन हो जाएगा वो 2 जीबी का बन जाएगा। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने किया तो यहाँ पे आ गया क्रिएटेड न्यू पार्टीशन ऑफ 5 लिनक्स एंड साइज 2 जीबी। तो अपना पार्टीशन बन चुका है। तो गाइस अभी पार्टीशन बन चुका है, लेकिन वो पार्टीशन अभी सेव नहीं हुआ है। तो सेव करने के लिए उसके लिए अलग कमांड है। तो अपन वापस एम करके देखते हैं कि उसके लिए क्या कमांड है। तो वापस ये लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या होता है, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। तो इस टेबल इससे अपना जो डिस्क है वो अपने जो चेंजेस वो सेव हो जाएंगे, और ये अपने को एग्जिट भी कर देगा। तो सिंपल अपन को डब्ल्यू प्रेस करना है। तो जैसे कि अपन डब्ल्यू एंटर करा तो इसमें बता दिया कि पार्टीशन टेबल ऑल्टर्ड हो गई है और पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो गाइस अपने फर्स्ट पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। तो अपन चेक करने के लिए वापस सेम एलएसबी एलपी कमांड चला के देखेंगे। तो गाइस देखिए जैसे कि अपने अब कमांड चलाई, तो जो अपना XVDF डिवाइस अपनी जो हार्ड डिस्क थी उस पे अपना फर्स्ट पार्टीशन XVDF बंद करके आ गया है, और उसका साइज है 2 जीबी। जैसे कि अपने 2 जीबी का फर्स्ट पार्टीशन बनाया था, तो वो बन के आ चुका है। और अभी तक अपन ने इसको माउंट नहीं कराया, तो इसलिए इसके आगे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो अभी अपन ने केवल सिंपल पार्टीशन बनाया है। तो इस थ्रू अपन पार्टीशन बना सकते हैं। तो गाइस आइए इसके अभी एक दो पार्टीशन और बना के देखते हैं। तो जैसे कि आपने कर लिया, सिंपल वही सेम कमांड चलानी है एफ डिस्क, देन अपने डिवाइस का नाम देना है आपको /dev/svdf, देन प्रेस एंटर। आपको पता है न्यू पार्टीशन के लिए एन लिखना पड़ता है, तो एन मैंने एन लिखा और एंटर प्रेस करा। देन सेट डिफॉल्ट पार्टीशन पी बनाएगा, तो देन एंटर। पार्टीशन नंबर वो अपने आप 2 ले लेगा। फर्स्ट सेक्टर में आपको देने की नीड नहीं है, लास्ट सेक्टर आपको देना है। तो मान लीजिए इस बार मैं आपको 500 MB का, तो मैंने प्लस 500 M लिख दिया। तो गाइस अपना ये पार्टीशन बन के रेडी हो चुका है। तो अपने सेकंड पार्टीशन भी बना लिया। मान लीजिए आपको एक और पार्टीशन बनाना है, तो मैं वापस सिंपल एन लिखूंगा। डिफॉल्ट पार्टीशन पी एंटर, पार्टीशन नंबर एंटर। फर्स्ट सेक्टर अपन को नहीं देना, लास्ट में आपको साइज देना है। तो ये मान लीजिए आपको वापस 500 MB का बनाना है, तो मैंने प्लस 500 MB एम लिख के साइज दे दिया, प्रेस एंटर।
आपका पार्टीशन अब बन चुका है। अब चेंजेस सेव करने के लिए अपन डब्ल्यू बनाएंगे, जिससे वो सेव भी कर देगा और आपको एग्जिट भी कर देगा। तो मैंने डब्ल्यू एंटर करा तो अपनी पार्टीशन बन चुकी है। वापस चेक करने के लिए अपन सेम कमांड चलाएंगे LSBLK, देन प्रेस एंटर। तो गाइस देख सकते हो आप XVDF के अंदर 3 पार्टीशन आ गए, XVDF1, DF2 एंड DF3। और साइज जैसे आपने दिया था 2 GB, 5 GB एंड 500 MB एंड 500 MB। तो गाइस ये अपने 3 पार्टीशन बन गए जो कि अपने प्राइमरी पार्टीशन है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, MBR के अंदर 3 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड पार्टीशन बनता है और फिर उसके बाद वो एक्सटेंडेड पार्टीशन को लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड करता है। तो अगर अब अपन पार्टीशन और बनाना चाहेंगे इसके, तो वो प्राइमरी पार्टीशन नहीं बनाएगा, वो अपने आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएगा। तो वो भी अपन देख लेते हैं। सेम कमांड चलाएंगे अपन fdisk/dev/xvdf, अपने डिवाइस का नेम, देन प्रेस एंटर, देन n। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें डिफॉल्ट अपने आप ई लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अपने तीन प्राइमरी पार्टीशन बना दी है। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 प्राइमरी पार्टीशन बनाने के बाद एक एक्सटेंडेड पार्टीशन ही बनाएगा। तो अपन को सिंपल एंटर प्रेस करना है, देन सिंपल फर्स्ट सेक्टर अपन को नहीं देना, लास्ट सेक्टर भी आपको एंटर कर देना है। तो ये क्योंकि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन बना है, तो ये एक बार एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने के बाद ही अपन लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। तो मैंने डब्ल्यू करके सेव कर दिया। एक बार चेक करने के लिए मैं वही सेम कमांड चलाता हूँ LSBLK। तो गाइस देखिए XVDF4 बन चुका है, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड पार्टीशन है। अपन इस पार्टीशन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका साइज क्या आया है 1K। अब अपन को फायदे मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको 6 पार्टीशन बनाने हैं। तो मैं अब इस 3 मैंने प्राइमरी पार्टीशन बना दी है। अब मुझे जो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाया है, अब मैं उसके लॉजिकल पार्टीशन बना के उसको यूज कर सकता हूँ। तो जो अपन अब पार्टीशन बनाएंगे वो उसके लॉजिकल पार्टीशन होगा। बना के देख लेते हैं। देखिए गाइस मैंने जैसे एन एंटर करा तो ये बोल दिया और प्राइमरी पार्टीशन आर इन यूज एंड एडिंग लॉजिकल पार्टीशन। तो अब ये अपने बाय लॉजिकल पार्टीशन ही बनाएगा। अपन इसका साइज दे देते हैं, मान लीजिए मैंने दिया 1 GB 1G। तो इसका साइज जैसे कि अपना पार्टीशन बन चुका है, डब्ल्यू करके मैं सेव कर दूंगा। चेक करने के लिए वापस LSBLK। तो गाइस देखिए ये जो स्टार्टिंग के 3 पार्टीशन बने हैं ये अपने प्राइमरी पार्टीशन है, देन XVD4 ये अपना लॉजिकल, ये अपना एक्सटर्नल पार्टीशन है। देन अपन ने उसके बाद 1 GB का लॉजिकल पार्टीशन बनाया है। तो अपन 60 लॉजिकल पार्टीशन ऐसे बना सकते हैं। और अपने टोटल साइज जो अपनी हार्ड डिस्क का है वो 10 GB। तो अपन उसको वो ध्यान में रखते हुए अपने पार्टीशन बना सकते हैं। तो गाइज आपने अपनी पार्टीशन बनाना सीख लिया है कि अपन कैसे अपने हार्ड डिस्क के प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटर्नल पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। तो गाइज अब अपन ने अपने हार्ड डिस्क को सेपरेट रीजन में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अभी आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी आप ये केवल अभी अपने पार्टीशन बना है। यूज करने के लिए आपको इसको फॉर्मेट और माउंट करना पड़ेगा। माउंट मतलब आपको आपके जो फाइल सिस्टम होते हैं, जैसे कि फैट होता है, ext4 होता है, ext3 होता है, विंडोज में ext3 अपना फाइल सिस्टम होता है। तो अपन को उसको फाइल सिस्टम से माउंट करना, फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो अपन उसके लिए पहले अपने जो पार्टीशन बनाया है, जैसे कि अपन ने XVDF1 बनाया है, तो आइए अपन इसको फॉर्मेट करके देखते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए सिंपल कमांड है mkfs। तो मैं लिखूंगा mkfs डॉट, अब आपको कौन से फाइल सिस्टम से इसको फॉर्मेट करना है। तो जैसे कि मैं mkfs टाइप करने के बाद अगर डबल टाइप करूंगा, पॉसिबिलिटीज दिखा देगा कि आप किस किस के थ्रू इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मोस्ट पॉपुलर है ext4 होता है, जो अपना ext4 फाइल सिस्टम है, तो अपन उसके थ्रू इसको फॉर्मेट करते हैं। तो सिंपल कमांड है mkfs.ext4। ये लिखने के बाद अपने डिवाइस का नेम देना है /dev/xvdf1, क्योंकि अपन जो पार्टीशन 1 है उसका अपन उसको फॉर्मेट एंड माउंट कर रहे हैं। तो मैं प्रेस एंटर करूंगा।
तो गाइस जैसे कि डन लिखा हुआ आ गया है, तो ये अपना जो पार्टीशन है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब फॉर्मेट होने के बाद उसको माउंट करना होता है। माउंट मतलब किसी उसको किसी अपनी डायरेक्टरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी सारी फाइल्स को अपन स्टोर कर देते हैं, जिसके थ्रू उसको अपन बाद में यूज कर सके। तो गाइस अपने पार्टीशन को फॉर्मेट माउंट करना बहुत कंपलसरी है, उसके बिना आप उसको फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। माउंट करने के लिए अपन को उसको किसी लोकेशन पे माउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ रूट स्लैश के अंदर। मान लीजिए मैंने टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है। तो गाइस अपनी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे माउंट करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है माउंट। देन आपको कौन से डिवाइस को माउंट करना है, तो सिंपल स्लैश dev स्लैश svdf1। अपने इसको अभी फॉर्मेट किया था, तो अपन इसको माउंट करेंगे। देन स्पेस आपको किस लोकेशन पे माउंट करना है। तो मैंने जैसे कि टेस्ट डायरेक्टरी बनाई है अभी, तो मैं स्लैश टेस्ट लिख दूंगा। तो ये जो स्लैश डेव स्लैश svdf1 है वो स्लैश टेस्ट डायरेक्टरी में जाके माउंट हो जाएगा, मतलब वहां पे जाके इसकी फाइल्स स्टोर हो जाएगी। तो गाइस माउंट हो चुका है। लेकिन गाइस अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, अब मैं एलएसबी एलके करके दिखाऊंगा अगर आपको। तो देखिए XVDF1 के आगे स्लैश टेस्ट आके माउंट पॉइंट के नीचे, मतलब ये माउंट हो चुका है। और अब अपन इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस जब तक आपका ये जो टर्मिनल ओपन है, आप उसको जब तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो माउंट हुआ है वो टेम्परेरी माउंट हुआ है, ये परमानेंट माउंट नहीं हुआ है। जैसे कि आप इसको क्लोज करेंगे और अपना एसएसएस के थ्रू वापस अपना इंस्टेंस स्टार्ट करेंगे, तो ये अपना माउंट हुआ हुआ नहीं दिखाएगा। वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लीजिए एक बार मैं सिस्टम से बाहर आ जाता हूँ, रिबूट कर देता हूँ एक बार में। तो गाइस जैसे कि मैं बाहर आ चुका हूँ, अब मैं वापस एसएसएस के थ्रू अपने टर्मिनल एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी आईपी डालनी है एडब्ल्यूएस इंस्टेंस की, तो मैं वहां से वापस आईपी कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि गाइस ये अपने टेम्परेरी माउंट किया था, तो ये अपन को चेक रिबूट करने के बाद ये अपने वापस वहां पे माउंट हुआ हुआ नहीं दिखाना चाहिए। तो अपने उसको अभी अभी चेक कर लेते हैं। एक बार गाइस कोई कोई गलत चीज कर दी मैंने एक बार। रिबूट करने के बाद आपको जो पावर शेल है इसको क्लोज करके ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस अपना एक्सेस नहीं देगा। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं इसको वापस ओपन करता हूँ। पहले मैं उस लोकेशन में चल जाता हूँ जहाँ मेरी टीएम फाइल प्रेजेंट है। देन यहाँ पे मैं वापस एसएसएच करूंगा। देन वापस एक बार मैं आईपी अपनी आईपी कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, देन प्रेस एंटर। तो गाइस अपन लॉगिन हो चुके हैं। तो मैं वापस सूडो करके रूट यूजर पे आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं वापस एलएसबी एल के कमांड चला के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए जैसे कि आपने वापस चलाया, तो अपने जो माउंट पॉइंटर स्लैश टेस्ट वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि वो टेम्परेरी माउंट था, परमानेंट माउंट नहीं था। तो गाइस परमानेंट माउंट करने के लिए अपन को जो माउंट की एंट्री है उसको एक फाइल में लिखनी होती है, जिस फाइल की में डालने के बाद आपकी जो माउंटिंग है वो परमानेंट हो जाती है। तो गाइस उसके लिए मैं वो फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। वो फाइल है vim etc/fs टैब। ये बहुत पॉपुलर फाइल है लिनक्स फाइल सिस्टम की। अब इसमें मैं एंट्री करता हूँ। और गाइस इस फाइल में एंट्री करते समय आप ध्यान रखिए कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर इस फाइल में मिस्टेक आपके इंस्टेंस चलाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस इसमें मैं एंट्री करता हूँ। तो एंट्री करने का क्या वे है कि सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का नाम लिखना है, जो कि है /dev/xvdf1। देन प्रेस टैब। देन
माउंटिंग लोकेशन की आपको कहाँ माउंट करना है। तो जैसे कि मैंने टेस्ट डायरेक्टरी बनाई थी, तो मैं स्लैश टेस्ट के अंदर इसको माउंट करना है, तो मैं वहां पे स्लैश टेस्ट मैंने लिख दिया। देन आपको कौन से फाइल सिस्टम के थ्रू आप इसको माउंट कर रहे हैं, तो मैंने इसको ext4 के थ्रू फॉर्मेट किया था, तो मैं ext4 टाइप कर दूंगा। एंड सिंपल से लिखना है आपको डिफॉल्ट, जैसे ऊपर वाली फाइल, जो ऊपर वाली एंट्री आपको दिख रही है UUID, वो इसकी रूट की एंट्री है जो बाय डिफॉल्ट आती है, अपन को उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये अपने डिफॉल्ट लिखा, देन 0 देन 0, सिंपल अपने एंट्री कर दी है। इस एंट्री में आप ध्यान रखें कोई भी गलती ना हो, नहीं तो आपको बाद में इंस्टेंस चलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं सिंपल इसको सेव करके एग्जिट कर देता हूँ, एस्केप :WQ। तो मैंने इसमें एंट्री कर दी है। अब एवं मैं LSB एलिक्स चला के दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें माउंट नहीं हुआ है, अभी अपने फाइल में केवल एंट्री करनी है। तो फाइल में जो भी एंट्री है उसको माउंट करने के लिए सिंपल कमांड है mount-a। भाई जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एवं मैं अपनी एफ स्टेप की एंट्री वापस चेक कर लेता हूँ। एंट्री बिल्कुल सही है। मैं एक बार वापस माउंट वापस करके देखता हूँ। तो गाइस इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है कि ये माउंट नहीं हो पा रहा है। तो अपन एक बार वापस करके देखते हैं कि अपने कहाँ मिस्टेक करी है। मैं इसको एक बार वापस अपना फॉर्मेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम रिबूट कर दिया था, शायद इसने फॉर्मेट नहीं लिया है, तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार। भाई मैंने वापस फॉर्मेट कर लिया है इसको। तो इसमें अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस अपन अभी किसी और पार्टीशन का इसमें माउंटिंग करके देखते हैं। तो मैं mkfs.ext4 और मुझे xvdf2 का करके देखना है, तो मैं उसका करके देखता हूँ। सॉरी गाइस, mkfs होगा। तो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं इसको माउंट माउंट करूंगा। तो उसके लिए मैं इसकी वापस fstm में एंट्री मुझे करनी है। मैं इसकी एंट्री करता हूँ xvdf2 देन स्लैश। मैं इसको mnt लोकेशन पे, ये लोकेशन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होती है अपने सिस्टम पे, तो मैं इस पे करके देखता हूँ इसको। सेव। मैंने fstm में एंट्री कर दी है। अब मैं वापस माउंट वाईफाई चला के देखता हूँ कि अब इस पर माउंट होता है या नहीं। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम आ रही है माउंट करने में। तो गाइस एक बार मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बेसिक बता दिया है कि कैसे पार्टीशन करना है और कैसे अपन फाइल को माउंट और
फॉर्मेट करते हैं। तो ये माउंट होने के बाद अपनी फाइल माउंट हो जाती है, फिर आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये मैं जो अभी डाउट आ रहा है, ये मैं अभी देख के आपको बता दूंगा, या तो कल वाली क्लास में आपको मैं बता दूंगा। और बेसिकली अपना मेजर काम हो चुका है, लास्ट में अपने पार्टीशन बना के उसको माउंट कर दिया है। तो गाइज ये था अपने पार्टीशन के अंदर, अपने पार्टीशन बनाना सीख लिया, उसके फॉर्मेट बना करना और माउंट करना सीख लिया है। ओके गाइज, नाउ मैं सिद्धेश पे शिफ्ट होता हूँ, वो आपको थोड़ा पाइथन के बारे में ओवरव्यू दे देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। रोहित सर, आप इस एरर पे काम कीजिए। अगर ये सॉल्व हो जाती है तो हम आज की क्लास में इसको बता देंगे। मैं अभी कर रहा हूँ, आप। तो अब बूट कैंप, हमारा जो 11 डेज बूट कैंप है, उसमें हमने जो शुरू का पार्ट लिनक्स का था, अब हम वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन आपको पढ़ाएंगे सिद्धेश भैया। आज हम बेसिक पाइथन का इंस्टॉलेशन सीखेंगे। तो सिद्धेश भैया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो पाइथन क्या चीज़ है, हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं कि किसी भी, अगर आपने कभी गूगल सर्च किया है, कोई भी चीज़ जानकारी अगर कुछ सर्च करते हो, सर्फिंग करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट, ये कोई एक लैंग्वेज होती है। हर किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या कोई भी वेब की कोई भी स्क्रिप्टिंग के पीछे कोई एक लैंग्वेज लिखी हुई होती है। तो उसी तरह की एक लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन आजकल हर जगह सुनने में आ रहा है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या आईबीएम या ओरेकल या कोई भी प्लेटफॉर्म है, पाइथन के ऊपर मेनली काम कर रहा है। गूगल भी बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स बना रहा है। तो क्या चीज़ है पाइथन? पाइथन की पॉपुलैरिटी इसलिए क्योंकि पाइथन हमें बहुत सारे एडवांटेज देता है। ये प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसमें आप स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि आप कोई भी ऑटोमेटिक ऑटोनोमस काम कर सकते हो। यानी कि कोई भी पाइथन का, जैसे आपने ओएस पे कोई भी काम को अगर डे टू डे रूटीन में काम करते रहते हो, तो आप उसकी पाइथन की कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो और उसको रन करा सकते हो, तो वो काम आपका ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हो, तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। मतलब क्या है कि पाइथन का जो कोड होता है वो इंटरप्रेटेड होता है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में जैसे समझो हम सी प्लस प्लस या जावा, तो हम पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। पर पाइथन ये हमें हेल्प करता है कि आप कोड में लाइन बाय लाइन रन कर सकते हो। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है कि पाइथन में आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। यानी कि स्टूडेंट हो, क्लास है, स्टूडेंट है, या फिर कोई हायरार्की है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप हर किसी का एक ऑब्जेक्ट बना के उनके डेटा को स्टोर कर सकते हो। ये भी हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मतलब, जैसे कुछ कुछ एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह भी होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपको मशीन से रिलेटेड, मतलब ज्यादा जो उसके वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, वो मशीन रिलेटेड ज्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना होता है। तो पाइथन में जो वर्ड्स होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्रिंट करना है पाइथन में, तो आप उसमें सीधा एक फंक्शन प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपको कहीं यूजर से इनपुट लेना है तो आप सीधा इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। एडिशन करना है तो प्लस, जो कि नॉर्मली प्लस साइन होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजी है लैंग्वेज। आगे देखते हैं, पाइथन इज पावरफुल एंड फास्ट। अब पाइथन का इतना बूस्ट क्यों है? पाइथन का बूस्ट इसलिए क्योंकि पाइथन बहुत फास्ट है। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि नमपाई, ओपन सीवीज। ये सब बड़े बड़े प्रोसेसेस, जैसे कि अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी है बिलियंस ऑफ डेटाज में, या फिर बहुत बड़ी इमेज डेटा को अगर प्रोसेस करना है, तो आप पाइथन को यूज करके एक छोटे से कोड में पूरी प्रोसेसिंग कर सकते हो। पाइथन प्लेज वेल विथ अदर्स, रन एवरीवेयर। मतलब क्या है कि पाइथन का अगर आपने कोई कोड लिखा है, पाइथन का कोई भी, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर या प्राइम नंबर फाइंड करने का, तो उस कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। ये इसकी बहुत बहुत बड़ी मतलब प्लस पॉइंट है पाइथन का, कि अगर मैंने विंडोज के अगर उसका कोड लिखा है, तो वो मैं कोड ओएस लाइनक्स पे भी चला सकता हूँ, किसी भी मैक ओएस पे भी चला सकता हूँ। ये फ्रेंडली एंड इजी टू लर्न है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि इसके जो वर्ड्स होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल ज्यादा होते हैं। इसकी
इतने ऑनलाइन सोर्सेस हैं, अगर आपको पाइथन में कहीं भी आप स्टक कर जाते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे इसके बहुत सारे हेल्प, मतलब समझ सकते हो एक कम्युनिटी बनी हुई है पाइथन की। अगर आप जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो कि अगर पाइथन में ये एरर आ रही है, तो उसको सोल्व करने के लिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, उसको सोल्व करने के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब जैसे बात करते हैं इज पाइथन इज ओपन। ओपन का मतलब है, जैसे आपने लाइनक्स में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सुना होगा कि लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी सिस्टम का अगर आप कोड देख पा रहे हो और उसको मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो उसको अपन ओपन सोर्स कहते हैं। तो इसी तरह पाइथन भी एक ओपन सोर्स है। इसको आप, इसके लिए पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी को चार्ज पे नहीं करना होता है। आप कोई भी अगर आप पाइथन प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसका इजीली लाइसेंस अवेलेबल हो सकता है आपको। और ओपन सोर्स है यानी कि ओपन कम्युनिटी है, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कोई भी अपना एक मॉड्यूल बना के इसमें सबमिट कर सकता है। अब बात करते हैं कि पाइथन की एप्लीकेशंस कहाँ है। यानी कि अब देखते हैं हर हर एक लैंग्वेज की अगर बात की जाती है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में ही वो लैंग्वेज काम करती है। जैसे अगर सी की बात करता हूँ मैं, तो सी हम बेसिक का नॉर्मल एप्लीकेशंस बनाने में यूज नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने में। वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बैक एंड पर ही काम करती है सी लैंग्वेज। अगर सी प्लस प्लस की बात करते हैं, तो गेम डेवलपमेंट में सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा यूज आती है। जावा की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जावा का यूज कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस के लिए ही यूज होता है। पर जहां तक बात आती है पाइथन की, तो पाइथन हर फील्ड में काम आता है। जैसे कि अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट करना है, किसी भी डेटाबेस को संभालना है, तब आप पाइथन का कोड लिख सकते हो। पाइथन से उसको बहुत ही हैंडी वे में डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। हडूप सिस्टम हो गया जैसे कि। सेकंड, वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट। वेब इंटरनेट डेवलपमेंट, अब जैसे आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है कि वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप जो कि अपन बोलते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, क्रोम पे सीधी चल जाती है। तो इसके पीछे बस मेन यही रीजन है कि पाइथन बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, और इसके इतने मॉड्यूल्स हैं कि वो बड़े बड़े काम को एकदम इजी वे में कर सकता है। पाइथन का जैसे कि जेंगो मॉड्यूल है, फ्लास्क है, फ्लटर है। तो ये सारी चीजें अपन पाइथन को यूज करके अपन डेवलप कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन। एजुकेशन पर्पस के लिए तो है ही, जैसे कि हर कोई पाइथन ओपन सोर्स है, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत बड़ी है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको पढ़ सकता है और अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक। अब पाइथन का पास्ट 5 इयर्स में बूस्ट इसलिए आया है क्योंकि साइंटिफिक वर्क में बहुत ज्यादा यूज आती है। जैसे कि आपने सुना होगा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई। तो जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम से, या उनका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन हो गया, या वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन, या जो भी सेंटीमेंट एनालिसिस। तो इन सब के जो कोड लिखे जाते हैं, एल्गोरिथम तो फिक्स है, पर उनके जो कोड होते हैं वो पाइथन में लिखे जा सकते हैं। क्यों पाइथन को प्रीफर किया जाता है? कि पाइथन बहुत ईजी है। आप 100 लाइन के कोड को 2 लाइन के कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो 2 लाइन के कोड में। तो अब जैसे अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो लगभग 30 से 40 लाइन का कोड होता है, तो पाइथन में सिर्फ आप नमपाई मॉड्यूल से 1 लाइन में खत्म कर सकते हो। तो इसलिए साइंटिफिक के लिए बहुत अच्छा है ये। पाइथन का कोड जीपीयू पे भी चल सकता है। आगे बात करेंगे जीपीयू और सीपीयू के बारे में, पर जीपीयू पे जो कोड चलता है वो बहुत फास्ट होता है। अगली बात आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर एंड गेम डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि, अब हम जैसे कि पाइथन के कुछ टॉप मोस्ट एग्जांपल देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहाँ का काम आता है। तो जैसे कि अगर सबसे पहली बात की जाए तो ड्रॉपबॉक्स का हर किसी नाम सुना ही होता है। एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस प्लेटफॉर्म की तरह होता है ड्रॉपबॉक्स। तो ड्रॉपबॉक्स मेजरली पाइथन को यूज करता है अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्लाउड पे। यानी हर यूजर के क्लाउड को मैनेज करना और हर किसी डेटाबेस को मैनेज करना पाइथन के थ्रू ही हो पाता है ड्रॉपबॉक्स में। सेकेंड बात करते हैं इंस्टाग्राम एंड पाइथन। इंस्टाग्राम जब फेसबुक ने उसको लिया था, उससे पहले एक ऐसी नॉर्मल फाइल इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, जिसको थोरोली पाइथन पे ही बनाया गया है। उसको पूरा पूरा स्टोरेज मैनेजमेंट करना वो सब पाइथन पे ही हुआ है। इसका एक फ्रेमवर्क यूज हुआ है इंस्टाग्राम में, जेंगो। फिर जब बात की जाती है आईबीएम एंड पाइथन, आईबीएम और पाइथन का क्या रिलेशन है? तो अपन कोई भी पाइथन की वेब एप्लीकेशन आईबीएम पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आईबीएम पूरी तरह से पाइथन को सपोर्ट करता है। और जैसे नेटफ्लिक्स की बात की जाती है,
लॉकडाउन में हर कोई घर पे बैठा हुआ और नेटफ्लिक्स एंड चिल या अमेजन प्राइम देख ही रहा है। तो जो नेटफ्लिक्स पे आप जैसे कोई भी एक मूवी या वेब सीरीज देखते हो, तो उसके जस्ट आप देखने के बाद में आपके पास रिकमेंडेशन आ जाती है कि आपको ये देखनी चाहिए। तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम बना हुआ है नेटफ्लिक्स पे या अमेजन पे या यूट्यूब पे, वो सारा पाइथन को यूज करके, पाइथन को ही यूज करके बनाया गया है, जितनी भी रिकमेंडेशन एप्लीकेशन होती है। आगे आगे बात करते हैं स्पॉटिफाई। गाने के लिए हर कोई आज नेशनली नहीं इंटरनेशनली हर कोई स्पॉटिफाई यूज कर रहा है। तो स्पॉटिफाई की जो एल्गोरिथम्स हैं जो कि बैक एंड में और एनालिटिक्स के लिए काम आती हैं, वो भी पाइथन ही होती हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग। अब पाइथन नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्या चीज है? नेटवर्क प्रोग्रामिंग जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपकी कॉलेज का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो हर कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लैपटॉप्स और डिवाइसेस होते हैं, वो किसी सेंटर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लैन, वैन या मैन। तो उनके जितने भी नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं, वो हम पाइथन से इजीली डिजाइन कर दे सकते हैं। अपन किसी दो कंप्यूटर्स को लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू अगर कनेक्ट करना है, तो पाइथन में बहुत ही छोटा सा कोड, सॉकेट प्रोग्रामिंग का कोड लिखकर आप दोनों कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर डेस्कटॉप यूआई एप्लीकेशंस की बात की जाती है, तो पाइथन में हम बहुत सारी डेस्कटॉप छोटी छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जी, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, या फिर नोटपैड डिजाइन करना हुआ। ये तो बात रही पाइथन की एप्लीकेशंस की। अब पाइथन का एग्जीक्यूशन समझते हैं, यानी कि इंटरप्रेटर क्या, मेनली इंटरप्रेटर क्या काम करता है। तो पाइथन को कहा जाता है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और ये इंटरप्रेटेड क्या है? तो इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट कोड। अब हर लैंग्वेज में क्या होता है कि सी, सी प्लस, जावा, जिस भी लैंग्वेज की बात करो, आपको पूरा कोड लिखते हो और वो कोड को पूरा कंपाइल करते हो, उसके बाद आपका आउटपुट दिखता है। पर पाइथन में आपका कोड लाइन बाय लाइन कंपाइल रन होता है। जैसे कि अगर आपने पहला स्टेटमेंट लिख लिया a=3, तो वो पूरा a=3 पूरा रन हो जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन रन होगी। तो पाइथन लाइन बाय लाइन या मॉड्यूल बाय मॉड्यूल रन होता है। उसके बाद क्या होता है कि इंटरप्रेटर उस सोर्स कोड को जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है 0101 फॉर्मेट में। ऐसा कोड जो कि मशीन समझ सके। बाइट कोड की मशीन अपनी हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं सकती, तो उसको 01 फॉर्मेट ही समझ में आता है, तो उसी को में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस बाइट कोड को, अब जैसे कि हमने बताया कि पाइथन का जो कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी ओएस पे चल सकता है। तो ये क्या करता है, पाइथन एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो विंडोज हुआ, लाइनक्स हुआ या मैक ओएस हुआ, उसके ऊपर एक पाइथन की लेयर बनाता है। उस लेयर के ऊपर ये अपना कोड एग्जीक्यूट करता है। तो इस टाइम क्या होता है कि उस वर्चुअल मशीन पे आपका जो बाइट कोड है, उसके साथ में लाइब्रेरी मॉड्यूल्स जितने भी हैं, जो भी आपने प्रिंट फंक्शन यूज किया या जो भी अलग से आप फंक्शन यूज करते हो या कुछ इंपोर्ट करते हो, तो उसको भी एक साथ में रन करा के आपको आउटपुट दिखाता है। अब पाइथन की तो ये सब सारी बात हो गई कि पाइथन बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट पाइथन का अच्छा है, छोटा सा कोड होता है, इतनी इजी है पाइथन। अब पाइथन की इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको पाइथन अब सीखनी है, इंस्टॉल कहाँ से कैसे करें। तो जिनके पास भी विंडोज डिवाइस है, या कोई लिंक आपको स्लैक पर मिल जाएगी आपको, तो विंडोज डिवाइस है उसको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट लिंक दे रखी है, अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है, तो आपको 64 बिट की जो फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है और वो आपकी पाइथन फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है, तो आपकी 32 बिट वाली लिंक क्लिक करनी है और डाउनलोड हो जाएगी। फॉर द लाइनक्स यूजर, जिनके पास भी लाइनक्स होता है, उसमें पाइथन 3 पहले से इंस्टॉल होता है। अगर आप चेक करें तो आपको टर्मिनल ओपन करना है और पाइथन 3 लिखना है वहाँ पे। अगर आपका पाइथन इंस्टॉल होगी अंदर, तो आप उसके शेल के अंदर एंटर कर जाओगे। अगर आपको एरर आती है, तो आप ये कमांड यूज करके sudo apt-get install python 3 स्पेस -y, ये जब अप्लाई करोगे तो आपका वो कोड पाइथन पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब मीट पे एक बार आ जाते हैं। अगर अभी किसी को कुछ भी डाउट, एक मिनट गैस, मैं एक बार पाइथन की जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसमें फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, तो मेरी ये पाइथन की exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे आगे क्या करना है, ये पाइथन की exe फाइल है, इसको डबल क्लिक किया,
मेरे लैपटॉप में पाइथन पहले से इंस्टॉल है। तो अब देखो, जैसे कि ये विंडो खुलेगी, आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर 8 पाइथन 3.8 टू पाथ, इस पे क्लिक कर देना है बस आपको। इंस्टॉलेशन के टाइम पे इस बात का ध्यान रखना कि आप 8 पाइथन 3.8 टू पाथ इसको टिक कर दें। अगर आप इसको टिक नहीं करते हैं तो आपकी पाइथन इंस्टॉल तो हो जाएगी पर चलेगी नहीं। फिर उसको आपको एक्सटर्नली इस पाथ को ऐड करना होता है। पाथ वेरिएबल के बारे में आपको लाइनक्स में पता चल ही गया होगा, पाथ वेरिएबल क्या करता है। उसका कुछ मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि पाथ वेरिएबल क्या होता है कि आपके कमांड लाइन या टर्मिनल पे जो भी आप कमांड लिखते हो, sudo apt get या फिर आप पाइथन जो कमांड लिखोगे, तो उस कमांड की जो वैल्यू है वो इस पाथ वेरिएबल में शो होती है। आपका जो भी शेल होता है या कर्नल होता है वो पहले पाथ वेरिएबल में जाएगा, चेक करेगा कि इस पाइथन का एग्जिस्ट कहाँ इंस्टॉल कहाँ पर हुई है, exe फाइल कहाँ पे इंस्टॉल हुई है, वो वहां जाके आपके कोड को रन करेगा। तो ध्यान रखना कि आपके पाइथन 3.8 का पाथ ऐड कर लें, ठीक है। जब आपके पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो आपको चेक कैसे करना है कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो आप सर्च कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन कर लें जो भी आपके पास है। वहां पे आपको बस ये लिखना है पाइथन। विंडोज यूजर के लिए पाइथन और लाइनक्स यूजर के लिए आपको लिखना है पाइथन 3। लाइनक्स यूजर के लिए पाइथन 3 और विंडोज यूजर के लिए पाइथन। जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं एक शेल में प्रॉम्प्ट में एंटर हो जाऊंगा। जब एक प्रॉम्प्ट में एंटर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। अब पाइथन, अब आगे नेक्स्ट आता है एनाकोंडा। एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना रहा। एनाकोंडा, पहली बात एनाकोंडा है क्या, क्योंकि जब भी पाइथन जब कोई सीखने जाता है तो कहते हैं कि एनाकोंडा, पाइचार्म, वीएस कोड, ऐसे बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते हैं वो। तो एनाकोंडा कुछ भी नहीं है, एक तरह से समझ लो आप पैकेट है। समझते हो, कुछ जैसे कुछ खाने का कुछ लाते हैं तो एक पैकेट में पूरा सब कुछ वेप अप होता है। तो एनाकोंडा भी एक तरह का पैकेट है जो कि बहुत पाइथन के जितने भी एडिटर्स या जितने भी अलग अलग पाइथन में प्रोग्राम डेवलप करने के लिए टूल्स यूज होते हैं उन सबका कलेक्शन है ये। तो आप जैसे कि इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आपको बस डाउनलोड पे क्लिक करना है। वो आपके पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से आपको लिंक डाउनलोड करनी है। अब जैसे आपको, हाँ ये बात रखना, पाइथन 3.7 ही डाउनलोड करनी है, पाइथन 2.7 यूज नहीं करना है। पाइथन जो 2 है वो वर्जन बहुत पुराना है। पाइथन की जो कम्युनिटी ने पाइथन 2 का अपडेट देना अब बंद कर दिया है, इसमें आगे कोई अपडेट नहीं आता है। और इसमें बहुत सारे पाइथन 2 में बहुत सारे ग्लिचेस थे और एरर्स थी, बग, तो जिनके कारण हम पाइथन 3 बनाई और उसमें सारी चीजें और कम की। तो जो भी विंडोज यूजर, मैक यूजर या लाइनक्स यूजर हैं, हेलो गाइस, जैसे कि सिद्धेश ने आपको पाइथन इंस्टॉल करना बता दिया है, तो आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सिलेक्ट चैनल पे। वहां से आप या विंडोज और लिनक्स के हिसाब से जो आपके पास ओएस है उसके हिसाब से आपने पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपन कर रहे थे पार्टीशन वाला, तो अपने प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसका जो सॉल्यूशन आ गया है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि उसमें क्या एरर थी। तो गाइस, एरर कुछ भी नहीं थी, एक सिली मिस्टेक हो गई थी अपन से। जैसे कि मैंने अभी LSBL करके दिखाया, तो आपको दिख रहा है कि XVDF2 जो अपने पार्टीशन है वो माउंट हो चुका है, लेकिन जो अपन ने XVDF1 है जो अपन ने टेस्ट डायरेक्टरी बनाई थी वो माउंट नहीं हो पा रहा था। तो उसके सिंपल एरर क्या थी, तो जो मैंने FS स्टेप में एंट्री करी है, मैं वापस दिखाता हूँ आपको। भाई जी, मैंने एंट्री करी है, तो मैंने देखा, तो यहाँ पे देखिए आप, जो जो फर्स्ट जो XVDF1 वाली लाइन है उसमें डिफॉल्ट्स की जो स्पेलिंग है उसमें उसकी स्पेलिंग गलत है। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, तो इसमें अपना लॉजिकल मिस्टेक कोई भी नहीं है, अपना सिंटैक्स मिस्टेक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ। जैसे डिफॉल्ट्स की स्पेलिंग DEFAULTS आएगा, तो ये स्पेलिंग सही हो गई। तो देखिए इसका मार्क भी ग्रीन कलर का हो चुका है, तो आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इस मिस्टेक के चक्कर में अपना
माउंटिंग नहीं हो पा रही थी। मैं सेव करके बाहर आता हूँ, मैं जैसे कि बाहर आ गया, अब मैं सिंपल सेम वही कमांड वापस चलाऊंगा जो मैंने उस टाइम चला रहा था, माउंट-a। देखिए गाइस इस बार माउंट हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। तो चेक करने के लिए अपन सिंपल lsql के वापस चलाए गए, तो गाइस देख सकते हैं कि अपनी जो xdf1 पार्टीशन है वो टेक्स्ट डायरेक्टरी में माउंट हो चुका है। तो गाइस यही प्रॉब्लम आ रही थी कि अपन ने डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, इसलिए वो एरर दिखा दिया था। तो यही मिस्टेक थी। तो गाइस आपको पार्टीशन क्लियर हो चुका होगा। गाइस आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेकंड डे पे मैंने आपको टास्क दिया था कि आप विंडोज में कमांड के थ्रू एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा, तो मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मैं अपना विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट चलाता हूँ और मुझे मान लीजिए डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे चल जाता हूँ। पहले मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, तो जैसे कि अपन को कमांड के थ्रू मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि अपने लूपिंग पढ़ी होगी आपने, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन सब में लूप, फोर लूप होता है। तो अपन फोर लूप के थ्रू अपन मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल कमांड होता है कि फॉर /l %a इन, देन आपको बताना है कि आपको कितने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटैक्स होता है 1,1,10। तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि आपके जो फोल्डर्स के नेम होंगे वो 1 से, फर्स्ट जो फोल्डर होगा उसका नाम 1 होगा, और एक एक के इंक्रीज के बाद उसका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फोल्डर का नाम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और ऐसे 10 तक जाएगा। मतलब ये एक बार में 10 फोल्डर्स क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो ये अपने फॉर लूप लगाया, और अपन फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, जैसे लिनक्स में अपन डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir यूज करते हैं, तो इसमें भी अपन वही लिखेंगे do mkdir एंड लास्ट में %a। तो गाइस इस कमांड के थ्रू से अपन एक बार में 10 फोल्डर्स क्रिएट कर देंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो गाइस देखिए जैसे कि मैंने एंटर प्रेस करा तो एक साथ 10 फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये अपने विंडोज में भी कर सकते हैं कि आपको मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने, तो आपको बंद करने की नीड नहीं है। अपन अपने एक कमांड के थ्रू चाहे मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप कितने भी फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, 100 200 कितने भी। और सिंपली आप वापस इनको डिलीट भी करना है तो आपको एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप सेम कमांड वापस लिखेंगे, और mkdir की जगह जैसे अपन रिमूव करने के लिए rmdir यूज करते हैं, तो सिंपल rmdir लिख देंगे एंड देन प्रेस एंटर। तो गाइस देखिए जैसे एंटर करा अपने सारे फोल्डर्स डिलीट हो गए। तो ये सिंपल अपन कमांड के थ्रू अपने विंडोज में फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अपनी यहाँ पे अपनी लिनक्स पूरी होती है, अपने मेजर पार्ट लिनक्स का कवर कर लिया है। और जैसे कि अब आपको पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको पाइथन की बेसिक कंसेप्ट सिखाना जरूर कंपलसरी है। तो जैसे कि पाइथन बहुत फास्ट लैंग्वेज है, और 4 डेज में वो कराना इतना इजी नहीं है, इसलिए हम आज से लिनक्स खत्म करके अब आज आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन बता दिया है। अब कल से अपन पाइथन पे वर्क करेंगे। आपको स्टार्टिंग में उसके बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जो अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स में भी यूज आएंगे, और फिर आपको लास्ट में पाइथन प्रोजेक्ट बना के बताएंगे। So guys, that is today all for today. If you have any doubts, you can ask. हेलो, तो ये मीटिंग कहाँ पे पॉज हो गई थी? सिद्धेश हमने आपको बता दिया है कि आपने इंस्टॉलेशन लिंक प्रोवाइड करा दी है। अब स्टूडेंट जो है वो वहाँ से सिलेक्ट चैनल से वो डाउनलोड कर लेंगे, और फिर कल से आप अपनी क्लास